डील। लाली के न मिलने और लतिका से टक्कर के बाद नंदराय बहुत गुस्से में था। वो और मुकेश अभी अपने ठिकाने पहुंचे ही थे कि बगल वाले लड़के ने आकर कहा, तेरी तो लॉटरी निकल आई मुकेश, सुजॉय मोशंस वालों ने तुझे किसी रोल के लिए बुलाया है। ये सुनते ही मुकेश उछल पड़ा। उसने एकदम से उस लड़के को गले लगाते हुए कहा, अरे छोटू, क्या मस्त खबर सुनाई तूने, दिल ही खुश कर दिया। सुजॉय मोशंस के लिए काम करना मतलब तगड़ा पैसा। वो लोग तो छोटे से छोटे रोल के लिए भी खूब अच्छा पैसा देते हैं। फिर वो नंदराय की तरफ मुड़ता हुआ बोला, यार नंदू, तू तो मेरे लिए पारस बन गया। अभी 2 दिन नहीं हुए तुझे आए और आज मुझे इतनी अच्छी जगह काम मिलने की खबर आ गई। आज शाम में तो हम फिर से दारू की पार्टी कर सकते हैं। लेकिन नंदराय उसकी बात सुनकर कुछ बुझ सा गया। पहले ही लाली के न मिलने से उसका दिमाग खराब हो रहा था। उस पर से वो औरत अलग लड़के चली गई और अभी मुकेश भी उसे अकेला छोड़कर काम पर जाने वाला था। मुकेश ने जब उसके चेहरे पर फैली चिंता देखी तो बोला, यार मैंने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है और तू है कि मुंह लटका के बैठा हुआ है। नंदराय ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुंह नहीं लटकाया मुकेश, बस ये सोचकर उदास हूं कि अब तू काम पर चला जाएगा और मैं दिन भर यहाँ अकेला बैठा रहूंगा। मुकेश ने काम पर जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार होते हुए कहा, तू भी मेरे साथ चल, वहां की दुनिया भी देख लेना। आखिर क्यों माया नगरी कहते हैं मुंबई को। नंदराय को भी मुकेश का आइडिया पसंद आया। उसने जल्दी से उठते हुए कहा, हाँ ये ठीक रहेगा, तू अपना काम कर लेना, मैं वहां थोड़ा घूम फिर लूंगा। कुछ ही देर में दोनों सुजॉय मोशंस के शूटिंग स्टूडियो के लिए निकल गए थे। सुजॉय पूजा के दौरान मां की हरकतें और उनकी यूं लाली को जाने से रोकने की वजह से काफी परेशान था। उस पर उसे मां की इन हरकतों की कोई भी वजह पता नहीं चल पा रही थी। यहीं बैठकर उन्हीं बातों को सोचते रहने से बेहतर है कि मैं ऑफिस ही चला जाऊं। वहां भी 2 दिन का काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। पार्टी के अरेंजमेंट्स में देख ही नहीं पाया कुछ और इधर पार्टी भी खराब हो गई। खुद से कहता हुआ सुजॉय तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल आया। एक एड की शूटिंग के लिए यूनिट के सारे ही लोग बिजी थे। असिस्टेंट को जरूरी इंस्ट्रक्शन देकर अभी वो शूटिंग देख ही रहा था कि तभी एक स्टाफ ने आकर कहा, छोटे साहब आपके लिए फोन है। कहते हुए उसने हाथ में पकड़ा कॉर्डलेस सुजॉय की तरफ बढ़ा दिया। सुजॉय ने फोन हाथ में लेकर जैसे ही हेलो कहा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। देखिए सुजॉय साहब, हमने पाहूजा साहब के रसूख को ध्यान में रखते हुए उन्हें इतनी बड़ी रकम दी थी, लेकिन इतने महीनों के बाद भी आप लोगों ने ना ढंग से इंस्टॉलमेंट पे किया और ना ही आप लोग ढंग से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। हमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर हमारे पैसे वापस मिलेंगे भी या नहीं। सुजॉय ने थोड़ा हिचकते हुए जवाब दिया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, पैसे लिए हैं तो देंगे भी, और फिर मार्केट की हालत तो आप जानते ही है ना। बस कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, ब्याज समेत आपकी पूरी रकम लौटा दी जाएगी। उधर से लेनदार ने कुछ रूखे लहजे में कहा, कुछ दिनों में मार्केट की हालत ना सुधरने वाली सुजॉय साहब। अब आपकी लॉटरी लगने वाली हो तो बात अलग है। वैसे अब हम ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे, आपको यही बताने के लिए कॉल किया था। आप तो बस जितनी जल्दी हो सके पैसों का इंतजाम कर लीजिए, वरना फिर हम लोग भी कोई रियायत नहीं कर पाएंगे। कहकर उसने फोन काट दिया। सुजॉय हाथ में फोन लिए कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, लेकिन उसके बाद फोन का सिलसिला फिर रुका नहीं। एक के बाद एक कई लेनदारों की कॉल आते गए। वो हर किसी को एक ही बात कहते कहते इरिटेट सा होने लगा था। ये सारी बातें वो पाहूजा साहब को बता भी नहीं सकता था। पहले ही उनकी तबीयत खराब चल रही थी। अब तो जो करना था उसे ही करना था, वरना आगे वो कुछ और सोच पाता। तभी सामने से ट्रे में पानी लेकर आ रहे स्पॉट बॉय को किसी ने पीछे से टक्कर मारी
और सारा पानी सुजॉय के कपड़ों और फोन पर गिर गया। पहले से ही कर्जे वालों की खरी खोटी सुन सुनकर सुजॉय का मूड काफी खराब हो चुका था और अब ये उसके कपड़े खराब होना उसके गुस्से का सारा बांध तोड़ गया। तब तक जिस आदमी ने स्पॉट बॉय को टक्कर मारी थी वो भी पीछे मुड़ा। वो और कोई नहीं बल्कि नंदराय था, जिसे मुकेश वहां छोड़कर अपने रोल की तैयारी करने चला गया था। नई जगह पर नई नई चीजें और सेटअप देखते हुए नंदराय जैसे वहां खो सा गया था। यही वजह थी कि वो अपने पीछे से आ रहे स्पॉट बॉय को देख नहीं पाया और उससे टकरा गया। उसने जल्दी से मुड़कर सुजॉय से माफी मांगते हुए कहा, माफ करना साहब, मैंने देखा नहीं। लेकिन सुजॉय को अपना गुस्सा कहीं तो निकालना था, सो उसने चिल्लाते हुए उसका कॉलर पकड़ लिया। साहब के बच्चे पूरे कपड़े खराब कर दिए मेरे। फिर उसने आग उगलती नजरों से क्रू हेड को ढूंढते हुए कहा, कितनी बार कहा है किसी को भी काम देने से पहले अच्छी तरह जांच परख लो, लेकिन आप लोग पता नहीं कहां कहां से ऐसे दिमाग से खाली लोगों को भर्ती कर लेते हैं। उसकी आवाज सुन क्रू हेड भागकर वहां आते हुए बोला, सॉरी सर, लेकिन ये कोई आउटसाइडर है, हमारा क्रू स्टाफ नहीं। ये सुनकर सुजॉय का पारा और भी चढ़ गया। अभी के अभी निकालो इसे भी और इसके समेत जितने भी बाहरी लोग हैं। 1000 बार कहा है कि शूटिंग पे हर एक गैरे को अलाउ मत किया करो। उसकी कड़वी बातें सुनकर नंदराय को भी अब गुस्सा आने लगा था। उसने भी एकदम अकड़ भरे लहजे में कहा, होगा तू कहीं का राजकुमार, गलती हुई मेरे से तो माफी मांग रहा हूं ना, फिर ये धौंस किसको दिखा रहा है? अरे नंदराय नाम है मेरा, सोच समझकर धमकी दे, समझा? वहां पर इतनी चीख पुकार मच चुकी थी कि मुकेश तक भी बात पहुंच गई। वो भागा भागा आया और सुजॉय से माफी मांगकर नंदराय को साइड में ले जाते हुए बोला, क्यों मेरे पेट पर लात मारने को तुला है भाई? उन्हीं की कंपनी में आकर उन्हीं को धमका रहा है। तेरा तो कुछ नहीं होगा, पर मुझे ये लोग इंडस्ट्री में घुसने नहीं देंगे। लेकिन नंदराय को अब तक सुजॉय का वो बेइज्जती भरा लहजा याद आ रहा था, मगर मुकेश की वजह से उसे खून की घूंट पीकर रहना पड़ा। मुकेश उसे समझा बुझाकर दूसरी तरफ बिठाया और खुद शूटिंग में बिजी हो गया। वहीं इन सब के बाद सुजॉय का भी ऑफिस में दिल नहीं लगा। पाहुजा साहब हॉल में बैठे बिजनेस टाइम्स पढ़ रहे थे कि तभी लतिका जी ने हड़बड़ी में हॉल में एंटर किया। सामने ही सोफे पर पाहुजा साहब को बैठा देखकर वो कुछ पल के लिए ठिठक सी गई। हे भगवान, ये तो यहीं पर बैठे हुए हैं, पक्का उस लड़की के बारे में जरूर पूछेंगे। यहां से इन्हें इग्नोर कर सीधा अपने कमरे में चली जाती हूँ, बात की बाद में देखी जाएगी। मन ही मन सोचकर वो बड़े बड़े कदम उठाती हुई अपने कमरे की तरफ जाने लगी। लेकिन तभी पाहुजा साहब ने गंभीर आवाज में कहा, लतिका, इतनी देर कहाँ लगा दी? वो मुझे कुछ जरूरी चीजें लेनी थी तो शॉपिंग सेंटर गई थी। कहते हुए वो रुकी नहीं बल्कि अपने कमरे की तरफ बढ़ी जा रही थी। उन्हें इस तरह खुद को डालते हुए देखकर इस बार पाहुजा साहब अपनी जगह से उठते हुए कुछ सख्त लहजे में बोले, रुको लतिका, पहले मेरे सवाल का जवाब ठीक से दो। मुझे सुजॉय के साथ ऑफिस जाना था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुमसे बात करने की वजह से मैं ऑफिस नहीं गया और तुम हो कि मेरी बात सुनी नहीं रही। लतिका जी को समझ में आ गया था कि पाहुजा साहब ऐसे नहीं मानने वाले, लेकिन उन्होंने सोच लिया था कि अगर वो लाली के बारे में पूछेंगे तो उन्हें कैसे जवाब देना है। पूछिए, क्या पूछना है? उन्होंने अपना हैंड बैग सेंटर टेबल पे रखा और खुद सोफे पर बैठती हुई बोली। पाहुजा साहब उनके ठीक सामने बैठते हुए बोले, तुमने उस लड़की को कहां भेजा है? उसे जहां भेजना था वहीं भेजा है। मुझे सही नहीं लगा कि वो इस घर में रहे, इसलिए। पाहुजा साहब उनका उलझा हुआ जवाब सुनकर कुछ खींचते हुए बोले, देखो लतिका, साफ साफ पूछ रहा हूं, इसलिए साफ साफ बताओ,
वो बेचारी इस शहर में बिल्कुल अकेली और नई है। ऐसे में उसे यूं अकेले कहीं भी छोड़ देना सही रहेगा क्या? इस बार लतिका जी ने कुछ गुस्से में कहा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप उसके लिए इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। मुंबई में वो पहली लड़की तो नहीं है ना जो यहाँ अकेली आई है। आहूजा साहब ने उनकी बात सुनकर अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए जवाब दिया, मुझे उससे इसलिए हमदर्दी है क्योंकि उसने मुझे मरने से बचाया था। उस वक्त में मेरी मदद की जब आसपास आते जाते लोगों में से किसी ने पलट कर देखना भी गवारा नहीं किया। तो आप वैसे अकेले निकले ही क्यों थे? आपको कहा था ना अकेले कहीं मत जाइएगा। लतिका, लतिका, बात को घुमाओ मत। बताओ मुझे, तुम उसे लेकर कहां गई थी? आहूजा साहब का बदलता हुआ लहजा सुनकर लतिका जी एक झटके से खड़ी होती हुई बोली, क्यों? 2 दिन में इतना वक्त उसके साथ बिताकर दिल नहीं भरा आपका? अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों से इस तरह पेश आते हैं जैसे कि प्रेमिका हो आपकी, और उस पर आपकी ये दिलेरी कि मुझसे उसका पता इतनी ढियाई से पूछ रहे हैं। मैं नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। आपको जो समझना है समझिए, जो करना है कीजिए। इतना कहकर लतिका जी फिर से सोफे पर बैठ गई और वहीं पड़ी मैगजीन के पन्ने पलटने लगी, जबकि आहूजा साहब मन महसूस कर वहीं खड़े के खड़े रह गए। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए खुद से मन ही मन में कहा, मुझे माफ कर देना लाली, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। अभी वो लतिका जी को आखिरी बार समझाने की सोच ही रहे थे कि तभी हॉल में रखा टेलीफोन बज उठा। आहूजा साहब ने रिसीवर उठाकर हेलो कहा तो उधर से उनके असिस्टेंट की आवाज आई, सर, एक बहुत बड़ी खबर है। लेकिन आहूजा साहब अभी किसी तरह लतिका जी से लाली के बारे में सब कुछ उगलवाने की कोशिश में थे, इसलिए उन्होंने अपने असिस्टेंट को टालते हुए कहा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं भंडारी। लेकिन असिस्टेंट ने जल्दी से कहा, सर, काम बहुत अर्जेंट है। दरअसल अभी अभी प्रोड्यूसर मिस्टर शाह का कॉल आया था। वो अभी के अभी आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं, इसलिए आपको ऑफिस आने को कहा है। वो आधे घंटे में यहाँ पहुंच रहे हैं। प्रोड्यूसर शाह का नाम सुनकर आहूजा साहब कुछ सोच में पड़ गए। सुजॉय मोशंस ने अपना सबसे हैवी अमाउंट मिस्टर शाह की फर्म से ही लिया हुआ था। शाह जरूर अपने पैसे मांगने के लिए ही मिलने आने वाला होगा, कैसे टालूं उसे? अभी वो सोच ही रहे थे कि फिर से असिस्टेंट की आवाज आई, सर, आप सुन रहे हैं ना? आहूजा साहब ने जल्दी से जवाब दिया, उन्हें कॉल करके कह दो भंडारी कि मैं भी बिजी हूं। वैसे भी मुझे पता है वो अपने कर्जे की किश्त ही मांगने के लिए कॉल करने वाला होगा। उन्होंने कहा तो भंडारी ने उनकी बात काटते हुए कहा, नहीं सर, उन्होंने कहा है कि वो आपके साथ कोई डील करना चाहते हैं और इसी सिलसिले में उन्हें आपसे मिलकर बात करनी है। ये सुनते ही आहूजा साहब का माथा ठनका। उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूं। कहकर उन्होंने भंडारी का कॉल काट दिया और ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगे। आहूजा साहब और भंडारी की बात सुनकर लतिका जी का ध्यान भी उधर ही लग गया था, इसलिए वो भी वहीं पास में ही बैठी रही। फिर जब आहूजा साहब को ऑफिस के लिए तैयार होते हुए देखा तो पूरी बात जानने के लिए बेचैन सी हो गई। लतिका जी उनके पास पहुंचकर धीरे से बोली, ऐसे अचानक से ऑफिस के लिए क्यों निकल रहे हैं आप? कोई खास काम है क्या? भंडारी क्या कह रहा था? एक साथ उनके ढेर सारे सवाल सुनकर पहले से ही परेशान आहूजा साहब कुछ झुंझुलाते हुए बोले, मुझे खुद पूरी बात नहीं पता, अब ऑफिस से आऊंगा तभी पूरी बात बता सकता हूं। कहकर उन्होंने इंटरकॉम पर ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कहा और अपना ब्रीफ केस उठाए बाहर पार्किंग में आ गए। पीछे लतिका जी दिल मिलाकर रह गई। उन्हें लगा आहूजा साहब जानबूझकर उन्हें पूरी बात नहीं बता रहे।
कुछ ही देर बाद पाहूजा साहब ऑफिस पहुंच चुके थे, लेकिन मिस्टर शाह का अब तक कोई अता पता नहीं था। इंतजार का एक एक पल जैसे घंटों सा बीत रहा था। आखिर मिस्टर शाह ऐसी कौन सी डील के बारे में बात करने वाले थे? अभी वो सोच ही रहे थे कि तभी मिस्टर शाह ने ऑफिस में एंटर करते हुए कहा, हेलो पाहूजा साहब। उनकी आवाज सुनते ही पाहूजा साहब ने उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हुए कहा, आइए आइए मिस्टर शाह, कहिए कैसे याद किया? अरे पाहूजा साहब, आप तो जैसे हमें भूल ही गए। किसी ने सही कहा है कि उधार प्रेम की कैंची है। हमारी फर्म से लोन लेकर आप तो जैसे हमारे इधर का रास्ता ही भूल गए। तो हमने सोचा चलो खुद ही आपको हमारी याद दिला दी जाए। उनके लहजे का तंज महसूस कर पाहूजा साहब कुछ शर्मिंदा होते हुए बोले, ऐसी कोई बात नहीं है मिस्टर शाह, मैं तो बस आप सबके पैसों का इंतजाम करने में ही बिजी था। अरे छोड़िए ये सब बातें, मैं जो खास बात करने के लिए यहाँ आया हूँ वो बताता हूँ। मैंने सुना है आपने अपने घर में एक बुलबुल छुपा रखी है। पाहूजा साहब उनका मतलब तो समझ गए थे कि वो लाली के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अनजान बनते हुए कहा, मैं समझा नहीं। मिस्टर शाह ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, समझ तो आप खूब रहे हैं पाहूजा साहब, लेकिन अगर मेरे मुंह से उगलवाना चाह रहे हैं तो चलिए मैं खुद ही बता देता हूँ। पार्टी वाली शाम सुजॉय ने जिस लड़की के लिए राहुल को पीटा था, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आप हमें बस वो बुलबुल दे दीजिए, फिर देखिए आपकी सारी समस्याओं का हल हम कैसे यूं चुटकी बजाते निकाल देते हैं। मिस्टर शाह की बात सुनकर पाहूजा साहब एकदम से सोच में पड़ गए।